फिर की आइडिया हम कैसे रिप्रेजेंट करें? सबसे पहले डायग्रामेटिकली, जैसे हम सोचते हैं कि थोड़ा इनोवेशन चाहिए होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है चेकर 100 पेपर्स चेक कर रहे हो फॉर एग्जांपल दिन में, एंड 90 आंसर शीट्स में उन्हें सेम चीज दिखाई दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल सेम सोर्सेस ही रेफर करते हैं। तो हमें आंसर को कुछ अलग बनाना है। तो अब अलग कैसे बनाएं? तो जैसे फॉर एग्जांपल फिलोसफी है, फिलोसफी में भी हम डायग्राम्स का अच्छा यूज कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं सीजीपीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 15 हासिल करने वाले आभास सिंह ठाकुर जी। वेलकम आभास टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू। आभास जी का ये तीसरा अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में ही वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एएसएलआर और इस अटेम्प्ट में इन्होंने रैंक 15 हासिल की है। अब्बास जी, आप ऑलरेडी सर्विसेज में थे और कॉन्जिक्यूटिवली आप एग्जामिनेशन दे रहे थे। व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड इस एग्जामिनेशन साइकिल में? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जॉब में होते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी से कम हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक सेफ्टी नेट होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं। और मेरे केस में ये था कि मैंने सिविल सर्विसेज का ही एक जॉब लिया था, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, बिकॉज अगर आप कोई भी, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, यू एस्पायर फॉर द बेस्ट। सो दैट केप्ट मी मोटिवेटिंग। एंड अगर हम देखें कि रोज हम तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले तो व्हाट आई वुड से इज स्टडी डेली, एंड देन यूज डिजिटल मीडियम्स मोर। आप अपने नोट्स जो है डिजिटली बनाइए, हैंडी रखिए, ताकि आप इवन ऑफिस में भी हैं, सो यू आर एबल टू स्टडी व्हेन एज एंड व्हेन यू गेट टाइम। अब्बास जी, आप ऑलरेडी जॉब में थे और वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, उनके वर्क प्रोफेशनल लाइफ के कमिटमेंट्स होते हैं। कैसे आप मैनेज करते थे अपने टाइम को? बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट, हम एक शेड्यूल बना के चलते हैं कि हम इस दिन ये पढ़ेंगे, इतने घंटे ये पढ़ेंगे। बट जॉब में कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि आप कुछ सोच के रखते हैं और वो हो नहीं पाता है, क्योंकि आपके कुछ वर्क कमिटमेंट होते हैं। तो इसके लिए मैंने ये किया कि मेरे जो लीव्स थे, हॉलीडेज जो होते थे, वीकेंड्स जो होते थे, उनको मैंने वाइजली प्लान किया। और मैंने ये अज्यूम किया कि जो मैं रेगुलर वीकडेज में जो मेरे पोस्ट ऑफिस टाइम होता है, उसका मैक्सिमम यूज कर सकूं, और वट एवर टाइम आई गेट इन दोज डेज, दैट्स अ बोनस फॉर मी। सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। अगर हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बात करें, तीसरा प्रयास था आपका, आपने क्या चेंजेस अपने अंदर लाए? कि पहले अटेम्प्ट में रैंक 72 थी और इस अटेम्प्ट में रैंक 15। सबसे पहले तो मैंने अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले लैंग्वेज जो है, जो पेपर 1 होता है सीजीपीएससी का, लैंग्वेज इज क्वाइट स्कोरिंग। एंड जैसा कि बहुत लोगों की तरह मैं भी इंग्लिश मीडियम से आता हूँ, और हिंदी में काफी वीक था मैं। तो सबसे पहले मैंने हिंदी पे वर्क किया। 100 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश एंड 50 मार्क्स छत्तीसगढ़ी। पहले अटेम्प्ट में हो सकता है शायद मेरा ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मैंने इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, एंड ग्रामेटिकली हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं पेपर में। एंड हिंदी में मैंने काफी वर्क किया। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक थी, जैसे छत्तीसगढ़ में हमारी बुक है विनय कुमार पाठक की, श्री विनय कुमार पाठक जी की, तो उसे मैंने थॉरोली रीड किया। और जो टेक्निकलिटीज होती है लैंग्वेज में भी, उस पर मैंने वर्क किया। सेकेंडली, मुझे ऐसे में काफी कम मार्क्स मिले थे, क्योंकि मैं डिमांड ऑफ द एग्जाम को नहीं समझ पाया था। तो ऐसे में ही अकेले मुझे 30 मार्क्स का बूस्ट मिला इस अटेम्प्ट में, तो उसमें भी मैंने काफी वर्क किया। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, कई बार होता है कि हम उतनी तैयारी नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स की तैयारी तो हम साइड बाय साइड कर ही रहे हैं। बट जब एग्जामिनेशन अप्रोच होता है तो जो प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी रिक्वायर्ड होती है, वो कॉन्फिडेंस उतना बूस्टेड नहीं रहता है जब एग्जामिनेशन अगर पास में है तो। किस तरीके से पैरेलली एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले जो 3 स्टेजेस हैं एग्जाम के, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो या इंटरव्यू हो, ये आइसोलेशन में नहीं होते, ये इंटीग्रेटेड तैयारी ही हमें लगती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखें, तो कहीं ना कहीं सब बहुत से क्वेश्चंस जो हैं मेंस के सिलेबस से उठ करके आते हैं। जैसे साइंस में हम देखेंगे, तो साइंस के सिलेबस से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स के हैं वो उठ करके आते हैं।
फिलोसॉफी के जो क्वेश्चंस हैं वो तो इनफैक्ट सिलेबस के कीवर्ड से उठ करके आते हैं। तो मुझे लगता है इंटीग्रेटेड तैयारी की ही जरूरत है। और इवन इंटरव्यू में भी जो करंट इश्यूज हैं, हम अगर कोई इशू हमारे सामने आता है तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हम देख सकते हैं, मेंस के एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, और इंटरव्यू के लिए हम उस पर अपने व्यूज और अपने ओपिनियंस डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए हमें। आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, आपको तैयारी करनी थी, आप नोट्स भी बनाते थे? जी, मैं नोट्स बनाता था। नोट्स में उतने ज्यादा नहीं बना पाता था क्योंकि मैं जॉब में था, बट मैं डिजिटल सोर्सेस और वीडियोस का बहुत ज्यादा यूज किया इस बार। और इस बार क्योंकि लैक ऑफ टाइम था, तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा वर्क किया, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं उस पर ज्यादा वर्क नहीं कर पाया था, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। अब्बास, आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात की। एग्जामिनेशन में अगर हम मेंस के अलग अलग पेपर्स की बात करें तो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग स्पेस डेजिग्नेटेड होती है। उसमें किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को, अपने जो भी तैयारी किया है उसको अक्यूमुलेट करके बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कोई भी आंसर हम लिखते हैं तो हमें चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि चेकर के लिए कितना आसान है हमारे आंसर को पढ़ पाना। तो सबसे पहले हमें जो की वर्ड हमें पूछा गया है, की आइडिया जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, हमें उसे समझना होगा। सपोज व्हाट इज दिस पूछा गया है तो दिस इज दैट, वी हैव टू आंसर दिस। हमें कुछ और भटकना नहीं है। फिर की आइडिया हम कैसे रिप्रेजेंट करें? सबसे पहले डायग्रामेटिकली। जैसे हम सोचते हैं थोड़ा इनोवेशन चाहिए होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है चेकर 100 पेपर्स चेक कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल दिन में, एंड 90 आंसर शीट्स में उन्हें सेम चीज दिखाई दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल सेम सोर्सेस ही रेफर करते हैं। तो हमें आंसर को कुछ अलग बनाना है। तो अब अलग कैसे बनाएं? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी में भी हम डायग्राम्स का अच्छा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी हम मैप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिंग फेंस पॉलिसी का एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने मैप बनाया था कि कैसे रिंग फेंस को उन्होंने यूज किया ब्रिटिशर्स ने। सो मुझे उसमें अच्छे मार्क्स उम्मीद है मिले होंगे। सो ये सब चीजें मैंने ट्राई किया। करंट अफेयर्स पूरे एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक है। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को प्रिपरेशन करने के लिए, तो हमको कैसे समझना है, कैसे सेग्रीगेट करना है कि ये प्रीलिम्स के लिए इतना हो गया, मेंस के लिए हमको ये जरूरत है और इंटरव्यू के लिए ये जरूरत है? अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर न्यूज़पेपर्स। हमें अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूंगा इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन पेज है, irrespective of whichever exam you are giving, everyone should read that, go through that। फिर उसके अलावा कई सारे पोर्टल्स हैं फॉर यूपीएससी जो डेली करंट अफेयर्स हमें बताते हैं। एनी पोर्टल ऑफ योर चॉइस, आप जिससे भी कंफर्टेबल आप यूज कर सकते हो, या बहुत से चैनल्स हैं उसमें आप रेफर कर लीजिए। इट्स प्योरली योर चॉइस। अब रही बात सेग्रीगेट कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हमें पिछले नए सिलेबस जो है 2018 पीएससी से आया है, तो हमें पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर से हमें थॉरो होना होगा, सिलेबस से थॉरो होना होगा। तभी हमको पता चल पाएगा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कि किस चीज को हम किस हिस्से में यूज कर सकते हैं। सपोज कोई इंडेक्स आया है, कोई रिपोर्ट आया है, तो हम उसे किस पोर्शन में यूज कर सकते हैं, हमें नोट करना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ऐसी चीजों को हमें नोट करना चाहिए जिसे हम मल्टीपल पेपर्स में यूज कर सकें। कुछ डेटा ऐसा होता है जिसे हम ज्योग्राफी में यूज कर सकते हैं, इकोनॉमी में भी यूज कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट कई और ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। तो हमें इस चीज को नोट करना होगा। बेशक अखबार का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि अखबार को कैसे पढ़ना है। आपने बताया सिलेबस से कैसे इंटरलिंक करना है, थोड़ा सा इस पे और इलैबोरेटिव तरीके से आप बता सके। अखबार में अगर हम देखें तो सबसे पहले न्यूज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है, उसको हमको थॉरोली देखना है, स्टैटिक से हमको लिंक करना है कि व्हाट इज गिवन इन लक्ष्मीकांत एंड व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग राइट नाउ। बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हम देख सकते हैं। इकोनॉमी में अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है या घटाया है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स ने कुछ लॉजिक दिया होगा उसके पीछे। उस लॉजिक से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चल रहा है देश में। फिर उसके अलावा एनवायरमेंट में कोई इशू है, सपोज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ बोला है, तो क्यों बोला है, किस लिए बोला है, और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमें ये देखना है। फिर जैसे कि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट की समस्या है नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, जिसपे इनफैक्ट है कि ऐसे आ गया था। तो अगर कोई न्यूज आता है जैसे कि एलिफेंट ने कुछ हानि पहुंचाई है,
तो हमें खुद से ये ब्रेनस्टॉर्म करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर गूगल कर सकते हैं, हम वेरियस सोर्सेज देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अभी कर क्या रही है, और हम खुद से सोच सकते हैं कि क्या करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे कवर अप करना है? फर्स्टली अगेन न्यूज़पेपर, नेशनल में तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू वैसे ज्यादा हो जाता है सीजीपीएससी के लिए, बट छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में हम देखें तो सबसे पहले कोई भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर देख सकते हैं, चाहे दैनिक भास्कर हो या पत्रिका हो। उसके अलावा बहुत से यूट्यूब पे चैनल्स भी आ गए हैं, तो उन्हें भी हम रेफर कर सकते हैं। बट उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जो डीपीआर है, पब्लिक रिलेशंस का वेबसाइट है, तो उसमें गवर्नमेंट के सारे इवेंट्स और हैपनिंग्स होते हैं, उसे हम देख सकते हैं। और उसके अलावा मैगजीन्स भी आ गई है, काफी कोचिंग की कई सारी मैगजीन्स आती हैं जो हमारा काम आसान कर देती है, और हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना। अब्बास, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं जो इस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, ये एग्जामिनेशन बहुत बड़ा है, इसकी साइकिल भी एक साल तक चलती है। किन खास बातों का ध्यान रखना है? व्हाट दे डू नॉट हैव टू डू फॉर सीजीपीएससी बट दे आर डूइंग बिकॉज इट्स अ कॉमन ट्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉमन गलतियां लोग करते हैं, पहली गलती तो ये है कि हम प्री की तैयारी करते हैं लेकिन मेंस की तैयारी नहीं करते, कि प्री निकल जाएगा तब हम मेंस देख लेंगे। बट हमें इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होगी, क्योंकि प्री अगर निकल गया और मेंस की तैयारी नहीं है तो द अटेम्प्ट इज अ वेस्ट। सेकेंडली जो है, हमें आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे डे जीरो से वर्क करना होगा, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, मार्क्स उसे ही मिलते हैं जो अच्छे से लिख पाता है और एक्सप्रेस कर पाता है। थर्डली अगर हम देखते हैं तो हमें रादर देन मगिंग अप द फैक्ट्स, हमें जो है अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने होंगे, क्योंकि अगर हम प्री को देखें, प्रिलिमिनरी एग्जाम, इसका ट्रेंड हर साल चेंज हो रहा है। कभी हो सकता है कट ऑफ जो है 110 के रेंज में रहे, कभी 130 140 के रेंज में भी हो सकता है। तो चेंजिंग नेचर ऑफ एग्जाम में वही टिक पाता है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमें रादर देन मगिंग अप द फैक्ट्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखने होंगे। अब्बास, ये भी बहुत जरूरी है कि एग्जामिनेशन में कि हम समझें कि कौन से टॉपिक को हमको डेप्थ में कवर करना है और कौन से टॉपिक का डोमेन हमको ज्यादा रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, विजयनगर एम्पायर इन हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो जिनमें रिपीटिशन हो रहा है उन्हें तो हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा। और हमें चाहिए कि सिलेबस के हर एक कीवर्ड को, हर एक कीवर्ड पे हमारे पास 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स सबके लायक मटेरियल हो। तो मैंने तो ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि हर एक कीवर्ड के लिए, सिलेबस के लिए, मैं सिर्फ आधे पेज का नोट्स बनाता था। एक पेपर को, A4 शीट को 2 पार्ट में स्प्लिट करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं 2 मार्क्स के लिए उसका डेफिनेशन लिखता था उस कीवर्ड का। फिर अगर वही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा तो उसके लिए मैं क्या एड ऑन करूंगा। फिर 4 मार्क्स के बाद अगर वही क्वेश्चन 8 मार्क्स में आएगा तो 4 में और क्या एड ऑन करूंगा। और सिमिलरली फॉर 15 मार्क्स। तो हर एक कीवर्ड का एक क्रिस्प नोट्स मैंने तैयार करके रखा था, और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफी काम है। अभी हम करंट हैपनिंग्स की बात कर रहे थे, तो कितने टाइम का जो करंट अफेयर्स है और करंट हैपनिंग्स है उसको कवर करके जाना है एग्जामिनेशन के पहले? पहले अगर हम देखते हैं तो सीजीपीएससी काफी स्टैटिक ओरिएंटेड था, लेकिन जब से 2018 से सिलेबस चेंज हुआ है, करंट का काफी कुछ आया है, जैसे कि पेपर 7 नया इंट्रोड्यूस हुआ है। बट अभी भी वास्टली सीजीपीएससी करंट है, लेकिन स्टैटिक ओरिएंटेड है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस स्टैटिक को जब तक हम करंट से कॉम्प्रीहेंड नहीं करेंगे, करंट से उसको एड ऑन नहीं करेंगे, हमारा आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता और हमें मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो करंट स्टिल प्लेज अ ग्रेट रोल। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो हमें थ्रू आउट द प्रोसेस हमें लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। चाहे दिन में हम कुछ करें या ना करें, हो सकता है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से किसी दिन हम पढ़ाई ना कर पाए, बट उस दिन का करंट अफेयर्स नहीं छूटना चाहिए। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, अगर मैं आपको आपके प्रिपरेशन डेज में ले जाऊं तो किस तरीके से आप अपना डे प्लान करते थे? सबसे पहले तो बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, जब मैं शुरू में आया, मुझे कोविड के बीच में ज्वाइनिंग मिली, एंड सिचुएशन काफी डिफरेंट था। तो सबसे पहले तो मैं अपने पुराने स्टूडेंट मी को मिस करता था, क्योंकि उस टाइम मैं फुल्ली, हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़ लेता था और अभी मैं पढ़ नहीं पाता था। तो शुरुआत में काफी फ्रस्ट्रेशन आया कि मैं कैसे निकाल पाऊंगा, यहाँ तो लोग 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं और मैं तो यहाँ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये फीलिंग मेरे अंदर काफी थी। फिर
मैंने ग्रेजुअली खुद को मोटिवेट किया कि नहीं, मैंने पहले भी ये एग्जाम क्लियर किया हुआ है, इट्स जस्ट मुझे पिछली गलतियां बस सुधारनी है और मैं फिर से कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं दिन की शुरुआत तो न्यूज़पेपर से ही करता था। सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर, फिर मैं ऑफिस जाता था। ऑफिस में मैं जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जाता था क्योंकि काफी क्राउडेड ऑफिस था। वहाँ काम भी होता था। लंच टाइम में मैं वीडियो सुना करता था ऑफिस में, या एज एंड व्हेन जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं वीडियो स्विच ऑन कर लेता था जब भी टाइम मिले, बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। फिर ऑफिस से आने के बाद का मैं एक टेंटेटिव शेड्यूल रखता था अगेन, क्योंकि वीकेंड ही ऐसा समय होता था या छुट्टियां ही जिस दिन मैं पूरा दिन दे सकता हूँ, लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता था। और इररेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो, रोज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन डे जीरो होता है, जिस दिन जीरो हो जाता है दिन, उसके बाद रिदम पूरा ब्रेक हो जाता है। तो बस यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, खुद को मोटिवेट रखना जरूरी है, मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट। और अगर आपका रिदम टूट गया तो बहुत मुश्किल होती है वापस से पढ़ाई को शुरू करना। सुभाष, हम सेशन के एंड में आ चुके हैं और आपसे आपकी स्ट्रैटेजी जानी और किस तरीके से व्हाट आर डोंट्स इन द एग्जामिनेशन जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए बहुत जरूरी है जानना इस एग्जामिनेशन में आने से पहले, वो आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच अब्बास, एंड यू आर मोटिवेटिंग लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल जो कतराते हैं या थोड़ा सा हिचकते हैं इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्योंकि वो उतना समय नहीं डिवोट कर पाए, बट आप मोटिवेट कर रहे हैं उन लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ये आखिरी में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इसे आप अपना स्ट्रेंथ बनाइए, बिकॉज यू हैव ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, इट्स यू हैव ऑल काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। इट्स जस्ट थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करिए और सक्सेस जरूर मिलेगा। डेफिनेटली कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क। Thank you so much, Abbas, and the entire team wishes you good luck and good health.